नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कलाम एकेडमी की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम रहेगा, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डिटरमिनस। ये डिटरमाइनस नहीं होता दोस्तों, क्या रहेगा आपका? डिटरमिनस रहेगा। अब इस पे चर्चा हम कर लेते हैं बिल्कुल बेस से, बिल्कुल जीरो से। यहां देखते हैं ये चीज है क्या। आपको इसके लिए सबसे पहले एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, और हमारा शब्द ये होता है ये वाला, DETERMINE। जब इसका उच्चारण आप पढ़ते हैं तो इसे पढ़ा जाता है आपका डिटरमाइन। बताइए क्या पढ़ा जाएगा इसे? आपका डिटरमाइन पढ़ा जाएगा। और डिटरमाइन है, इसे अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका दृढ़ निश्चित करना। दृढ़ निश्चित करना, या फिर इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका परिसीमित करना। दृढ़ निश्चित करना या फिर परिसीमित करना, ठीक है। और इसी से हमारा टर्म आगे चलकर यह बन जाएगा, इसे हम क्या पढ़ेंगे? आपका डिटरमिनस। डिटरमिनस, यहां जरूर ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण है वो डिटरमाइनस नहीं होता है, बल्कि क्या होगा? आपका डिटरमिनस होगा। और डिटरमिनस है, इसका हिंदी अर्थ आप लेंगे तो क्या बनेगा? आपका दृढ़ निश्चायक शब्द। दृढ़ निश्चायक शब्द, या फिर इसे पढ़ा जाएगा आपका परिसीमक शब्द। क्या पढ़ेंगे इसे? दृढ़ निश्चायक शब्द, और या फिर क्या पढ़ा जाएगा? परिसीमक शब्द। अब ये जो डिटरमाइन है, ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करता वर्ब का, अर्थात क्रिया शब्द का। डिटरमिनस है, ये काम करता है आपका नाउन का, अर्थात संज्ञा शब्द का। नाउन का अर्थात संज्ञा शब्द का। तो ये तो बात रही अपने टॉपिक के टाइटल की। अब एक्चुअल में ये है क्या, इस पर फोकस करते हैं आपका। वो देखिए जरा, जैसे डिटरमिनस की बात करते हैं तो ये बहुवचन में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसका एक वचन क्या होता है? आपका डिटरमिनर होता है। ये अपने आप में एक शब्द है, और ये शब्द कहां रहेगा? आपका बिफोर ए नाउन वर्ड। एक संज्ञा शब्द के पहले आएगा। कहां आएगा? एक संज्ञा शब्द के पहले आएगा। यह सर्वनाम शब्द या प्रोनाउन वर्ड के पहले नहीं आएगा। और इसके पहले आके इसकी जो सिचुएशन है या फिर इसकी जो कंडीशन है, अर्थात स्थिति है, उस स्थिति को यह डेफिनिट करेगा। डेफिनिट का मतलब निश्चित करेगा, और निश्चित करके इसका लिंक या कनेक्शन, लिंक या कनेक्शन, जो संपर्क या संबंध है, वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का जो कर्ता होगा, उसके साथ में एसोसिएट करेगा, उसके साथ में जोड़ेगा, या फिर हम ये कहें कि उसके साथ में एस्टेब्लिश करेगा, अर्थात स्थापित करेगा। ये पूरी डेफिनेशन है, परिभाषा है। और ये परिभाषा है किसकी, वो समझ लीजिए आप। ये परिभाषा है आपकी डिटरमिनर। किसकी परिभाषा दोस्तों? आपका डिटरमिनर की परिभाषा है। अब यहां पर मैं इसे सिंगुलर में लिख रहा हूं आपका, बजाय प्लूरल के। डिटरमिनर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, वो आपकी नीचे लिखी हुई है। इसे रिपीट करके एक बार समझिएगा जरा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डिटरमिनर या दृढ़ निश्चायक शब्द, मेरे पास में एक शब्द होता है जो किसी अन्य संज्ञा शब्द के पहले आता है और पहले आकर उसकी स्थिति को सुनिश्चित करता है,
फिर उसका संबंध है वो वाक्य के कर्ता के साथ में जोड़ता है और जोड़कर हमें यह बताता है कि यह वर्ड क्यों काम में लिया गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारा सेंटेंस यहां पर बना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके पास में टर्म लिया आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव फ्रेंड्स, और मैंने दूसरा टर्म यहां पर लिया और उसमें यह बोला आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम फ्रेंड्स। अब जरा चेक करिएगा क्या कहना चाह रहा अगला। पहले वाक्य में हमें बताया गया कि मेरे दोस्त हैं और दूसरे में बताया गया मेरे कुछ दोस्त हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में कौन सा बेहतर है, तो आपका जवाब आएगा कि सर इसमें ऊपर वाला है वो थोड़ा सा अधूरा सा प्रतीत होता है, हालांकि सही तो है, शुद्ध तो है, लेकिन जो नीचे वाला है वो आपका इससे ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें क्लैरिटी है, थोड़ा सा डेफिनेसी है कि दोस्त हैं तो कितने हैं। यानी कुल मिला के पहले वाला वाक्य ज्यादा निश्चित नहीं है, ज्यादा निश्चित कौन सा है, दूसरे वाला वाक्य है। और इसे ज्यादा निश्चित बनाने के पीछे जो हमारा योगदान है वो योगदान किसका है, आपका सम का योगदान है। ठीक है, अब ये सम आया कहां, ये हमारा फ्रेंड्स के पहले आया और फ्रेंड्स यहां पर किसका काम कर रहा है, नाउन का। संज्ञा शब्द के पहले आया और पहले आके उसकी स्थिति को सुनिश्चित कर रहा है कि दोस्त हैं तो दोस्त हैं कितने, और फिर इसी नाउन है इसका संपर्क यानी इसका संबंध है, इसका लिंक या कनेक्शन है किसके साथ जोड़ रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न किस में चला जाएगा, ये पैटर्न किस में चला जाएगा, आपके डिटर्मिनर में। क्लियर, यानी कुल मिला के हिंदी में हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका सरलीकरण कर सकते हैं। किसी भी संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जो कि उसकी स्थिति को सुनिश्चित करता है तथा उसका लिंक या कनेक्शन सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, आपका डिटर्मिनर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, डिटर्मिनर का, जिसका बहुवचन डिटर्मिनस होता है। इसे हिंदी में दृढ़ निश्चायक शब्द कहा जाता है या परिसीमक शब्द कहा जाता है या निर्धारक शब्द का नाम भी दिया जाता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो यह डिटर्मिनस के अलावा अपने हिंदी में दृढ़ निश्चायक भी होता है, परिसीमक भी होता है, या फिर इसे कुछ जगह आपको यह भी पढ़ने को मिल सकता है कि यहां पर यह निर्धारक शब्द के नाम से भी जाना जाता। तो आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, निर्धारक जो शब्द है वह भी इसी का हिंदी अनुवाद कहा जाता है। ठीक है, अब अपनी बात पे बना के आते हैं। अब आपने यहां तक तो पहचान लिया कि डिटर्मिनर कहते किसे हैं। अब कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो हमें हमारे सिलेबस या हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने हैं, वो देखिए जरा। विच आर दे, ये डिटर्मिनस अपने पास में हैं कौन कौन से। डिटर्मिनस के सेक्शन के अंदर अपने पास में पहला डिटर्मिनर ये रहेगा सम, दूसरा डिटर्मिनर रहेगा एनी, तीसरा डिटर्मिनर रहेगा लिटिल, चौथा डिटर्मिनर रहेगा ए लिटिल, पांचवा डिटर्मिनर रहेगा द लिटिल, छठा डिटर्मिनर रहेगा फ्यू, सातवां डिटर्मिनर रहेगा ए फ्यू, आठवां डिटर्मिनर रहेगा द फ्यू, नौवां डिटर्मिनर रहेगा मच, 10वां डिटर्मिनर रहेगा मैनी, 11वां डिटर्मिनर रहेगा मैनी ए, 12वां डिटर्मिनर रहेगा मैनी एन, 13वां डिटर्मिनर रहेगा बोथ, 14वां डिटर्मिनर रहेगा ऑल, 15वां डिटर्मिनर रहेगा आइदर,
इसे इधर मत पढ़ना। अमेरिकन इंग्लिश में से इधर पढ़ा जा सकता है, अपने यहां पर इसे आइदर पढ़ना चाहिए। ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ किताबों में, जैसे अपन मैकमिलन डिक्शनरी की बात करते हैं, तो मैकमिलन की जो आपकी प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी है उसमें यह लिख रखा है कि भाई आप यहां पर इसे आइदर भी पढ़ सकते हैं, इधर भी पढ़ सकते हैं। तो आप मैकमिलन को कन्फेस क्यों करते हैं? जो रियल जो डिक्शनरी है वो आपकी डेनियल जोन्स की है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी, उसे कन्फेस कीजिए, आपको इजीली पता चलेगा कि ये इधर कहां पर है और आपका आइदर कहां पर है। क्योंकि मैकमिलन है वो प्रोनाउंसिएशन के लिए बना ही नहीं, ऑक्सफोर्ड है वो प्रोनाउंसिएशन के लिए बना ही नहीं। प्रोनाउंसिएशन के लिए जो प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी है वो केवल डेनियल जोन्स की मान्य है, अकॉर्डिंग टू आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के थ्रू। तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इजीली पता चल जाएगा। इसका जवाब थोड़ी है आपका कि भाई दिमाग में ये सेट हो गया कि मैं अपन इधर बोलते हैं तो इधर ही बोलते जाएंगे, ठीक है, या आप आइदर बोलते हैं तो आप आइदर ही बोलते जाएंगे। मैं मेरी मर्जी से इधर बोलूंगा, आप अपनी मर्जी से आइदर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे हमेशा? ठीक है, क्योंकि हमें तो इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका विभेदीकरण तो हमें पता होना चाहिए आपका। इसके अलावा यहां पर नंबर 16 हम लेते हैं, वो हमारा टर्म रहेगा नाइदर, यही वो बात, नीदर नहीं होगा। नंबर अपन 17 पे यहां लेते हैं तो इस वाले पार्ट में आएगा आपका ईच। नंबर 18 में हम लेते हैं तो यहां रहेगा आपका एवरी। नंबर 19 पे अपन लेते हैं तो ये रहेगा नन। नंबर 20 पे हम लेते हैं तो ये रहेगा दिस। 21 पे हम लेते हैं तो ये बनेगा दैट। 22 पे लेते हैं तो ये बनेगा दीज। 23 पे लेते हैं तो ये रहेगा आपका दोस। 24 पे लेते हैं तो अपना बनेगा एलॉटव। 25 पे लेते हैं तो ये बनेगा आपका लॉर्ड्स ऑफ। इसके अलावा अगर हम लेते हैं यहां से 26 पे, ये चलेगा आपका सेवरल। 27 पे होगा वेरियस। 28 पे होगा ए। 29 पे होगा एन और 30 पे रहेगा द। ठीक है, अब इसको जरा चेक करिएगा किस तरीके से इसकी डीलिंग आती है। अपने पास में यहां पर सम, ये पहला, एनी दूसरा, लिटिल तीसरा, ए लिटिल चौथा, द लिटिल पांचवा, फ्यू छठा, ए फ्यू सातवां, द फ्यू आठवां, मच नौवा, मैनी 10वां, मैनी ए 11वां, मैनी एन 12वां, बोथ आपका 13वां, ऑल 14वां, आइदर 15वां, नाइदर आपका 16वां, ईच 17वां, एवरी 18वां, नन 19वां, दिस 20वां, दैट 21वां, दीज 22वां, दोस 23वां, अलॉट ऑफ 24वां, लॉट्स ऑफ 25वां, फिर सेवरल आपका 26वां, वेरियस 27वां, ए 28वां, एन 29वां और द आपका 30वां। यहां पर एक चीज आपको सेपरेट कर लेनी है इसके अंदर से। यहां 28, 29, 30 में मैंने ए एन द लिखा है। इसे जनरल फॉर्म में हम किसके नाम से जानते हैं? आपका आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, और इसे आर्टिकल्स के टॉपिक के तहत ही हम अलग से पढ़ेंगे। अर्थात इन 30 में से हमें 27 ही यहां पर पढ़ने हैं आपका। इन 3 को हम आर्टिकल के रूप में पढ़ लेंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स हैं वो डिटर्मिनस की ही संतान है। आर्टिकल्स किसकी प्रोजीनी है, किसके चिल्ड्रेन हैं, किसके वहां पर आपके भी संतान के रूप में माने जाते हैं? डिटर्मिनस के। तो इन ए एंड द को आर्टिकल्स कहने से पहले आपको क्या कहना चाहिए? इन्हें आपका डिटर्मिनस कहना चाहिए। क्लियर हुआ आपका? अब देखिएगा जरा इस मैनर के अंदर अगला क्या कहना चाहता है। कहां से हम इसे स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल ज़ेरो से लेते हैं आपका, और यहां पर ये सिचुएशन क्लियर करते चलते हैं कि अपने डिटर्मिनस हैं वो किस किस वे में आपके काम आ सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर इसी को ले लेते हैं आपका, कौन सा? सम को। सम का अगर आप शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो सम का शाब्दिक अर्थ कुछ होता है, और ये ऐसा डिटर्मिनर है जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं।
इसकी कोई बाध्यता नहीं होती है। अर्थात इसे जब हम काम में लेते हैं तो यहां पर इस सम को हम ऐसे नाउन के साथ में काम में ले सकते हैं जो नाउन आपका सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, जो नाउन आपका वहां पर प्लूरल बहुवचन होता है, जो नाउन आपका वहां पर काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब गणनीय होता है, या फिर जो नाउन आपका वहां पर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब अगणनीय, मात्रा सूचक होता है। चाहे वो एक वचन है, चाहे वो बहुवचन है, चाहे वो गणनीय या संख्यावाची है, चाहे वो अगणनीय या मात्रा सूचक है, सभी प्रकार के नाउन्स के साथ में आपका सम का यूज करवाया जा सकता है। तो सम की ऐसी कौन सी स्पेशलिटीज हैं जहां पर केवल सम ही आएगा, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये तो डिसाइड नहीं करेंगे ना, इनमें तो सब में आता है आपका, तो वो चीज हमें एक एक करके यहां पर निकालनी पड़ेगी, वो जरा चेक करिएगा। सम की पहली कंडीशन ये बनती है कि मेरा सेंटेंस है, मेरा जो वाक्य है वो कैसा होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जिसे दूसरे वर्ड्स में या अन्य शब्दों में मैं किसका नाम दे सकता हूं, आपका अफर्मेटिव का नाम दे सकता हूं। अर्थात इसे हिंदी में कहना चाहूं तो बताइए इसे हिंदी में क्या पढ़ा जाएगा, आपका सकारात्मक पढ़ा जाएगा। बताइए क्या पढ़ेंगे इसे हिंदी में, आपका सकारात्मक पढ़ेंगे। क्लियर? तो जो अपना पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है अर्थात सकारात्मक वाक्य होता है, उसी सकारात्मक वाक्य के दृष्टिकोण से या उसी के आधार पर हमें सम लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ऐसा लिखा गया, आई हैव मेड ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स इन गोवा। अब आप चेक करिए कि मैंने गोवा नामक जगह पर कुछ दोस्त बनाए। आप जगह चेंज कर लीजिए, आपका जगह वहां पर शिमला हो सकता है, मनाली हो सकता है, नैनीताल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ना आपका। लेकिन ये बताइए अपने पास सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, सकारात्मक है, कहीं पर भी नोट दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पॉजिटिव होने के नाते हम इसमें जिस डिटर्मिनर का यूज करेंगे वो हमारा डिटर्मिनर क्या बनेगा, सम बनेगा। सिंपल सा एस्पेक्ट था आपका कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज किया जाता है। अब इसके दूसरे सेक्शन में आते हैं, ऐसा सेंटेंस जो कि हमारा इंटेरोगेटिव होता है अर्थात प्रश्नवाचक होता है, और उसमें एक कंडीशन आपकी मस्ट होनी चाहिए, और वो हमारी कौन सी है, रिक्वेस्ट, अर्थात उसमें प्रार्थना होनी चाहिए। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य मैं प्रार्थना, प्रश्नवाचक वाक्य मैं प्रार्थना, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक वाक्य मैं प्रार्थना है, प्रार्थना के साथ में प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसमें आप सम का यूज कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में प्रार्थना है या नहीं? तो इसका पहला पैटर्न बड़ा इजी होता है कि मुझे सेंटेंस में क्या मिल जाए, आपका प्लीज या फिर काइंडली मिल जाए। यानी इन दोनों शब्दों में से एक भी शब्द आ गया अर्थात 100%, 100% इसमें क्या मिलने वाली है, आपकी प्रार्थना मिलने वाली है। और दूसरा तरीका यह है कि इन मॉडल्स में से एक मॉडल आपको मिल सकता है, जैसे आपका विल मिले, या फिर आपका वुड मिले, या फिर आपका कैन मिले, या फिर आपका कुड मिले। विल है, वुड है, कैन है, कुड है, इनमें से कोई भी एक आपका मिलना चाहिए। और मिलने के बाद में आपको इसका सिमेंटिक बेस भी लेना साहब। ये पहले पॉइंट की तरह नहीं कि 100% हो जाएगा। सिमेंटिक बेस के मायने क्या होते हैं, हमें इसका अर्थ का आधार लेना है, हमें इसका अर्थ का आधार लेना है। ठीक है, अब ये जो अर्थ का आधार आपका आ रहा है, इस अर्थ के आधार की सिचुएशन क्या बनेगी, हमें इसका ट्रांसलेशन निकालना पड़ेगा। ट्रांसलेशन का हिंदी मीनिंग होता है अनुवाद। हमें दिए हुए वाक्य का हिंदी अनुवाद करना है और यह पता करना है कि उसमें प्रार्थना का भाव है
या नहीं है। ऊपर क्या था, प्लीज या काइंडली, चाहे अर्थ मिले ना मिले, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें प्लीज या काइंडली है, हर हाल में आप क्या लगाइए, सम लगाइए। लेकिन अगर अपना वाक्य विल, वुड, कैन, कुड से शुरू होता है, प्रश्नवाचक होता है और उसमें प्लीज या काइंडली नामक शब्द नहीं मिलते हैं, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति के अंदर हमें उसे सिमेंटिक बेस पर अलग करना होता है। उसका ट्रांसलेशन या अनुवाद करते हुए यह पता करना होता है कि इसके अंदर अपने पास में प्रार्थना है या नहीं। तो हम इसके दोनों एग्जांपल्स यहां पर निकाल लेते हैं, जिससे यह चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि यहां आपका लगेगा या नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेंटेंस लिखा, वुड यू लैंड मी ब्लैंक स्पेस रुपीज कॉमा प्लीज। ठीक है, अब चेक करना जरा, वुड यू लैंड मी रुपीज प्लीज, कृपया आप मुझे कुछ रुपए उधार देंगे क्या। तो आप यहां पर अर्थ ना भी निकालें ना तो भी कोई समस्या नहीं है। पहली बात तो आप ये बताएं यहां किससे शुरू हो रहा आपका, वुड से। दूसरी बात ये क्या है आपका, इंटेरोगेटिव, लेकिन साथ में इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है, कौन सा, प्लीज। तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्लीज या काइंडली आ गया, 100% उसमें रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, और हर हाल में वहां पर क्या लग जाएगा आपका, सम लग जाएगा। सोचने वाली बात ही नहीं है। अब दूसरा, अगर अगले ने हमें यह कहा, वुड यू लाइक टू टेक ब्लैंक स्पेस मोर कॉफी, ये लीजिए। अगला क्या कहना चाह रहा है, क्या आप थोड़ी कॉफी और लेंगे, क्या आप थोड़ी कॉफी और लेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कॉफी बना ली, अगले को जबरदस्ती पिलाएंगे कि भैया नाक पकड़ लिए, तेरे को पीनी पड़ेगी, तेरे को इतने पैसे देकर जाने पड़ेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनती। आप उससे मॉडेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, विनम्रतम प्रार्थना करेंगे कि भाई साहब मैं आपको कॉफी पिलाना चाहता हूं। तो यहां देखिएगा अपना सेंटेंस है, वो सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है आपका, वुड से हो रहा है। वुड इन चारों में से है आपका, ठीक है। प्लस में यहां चेक करिए, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें कहीं पर भी क्या नहीं है आपके पास में, ये प्लीज और काइंडली नहीं है, मतलब अर्थ निकालना पड़ा और अर्थ में पता चला कि आप जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते, आपको प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। तो इस प्रार्थना को जताने के लिए आप यहां पर किसका यूज कर लेंगे, बता दीजिए, आपका सम का यूज कर लेंगे। हो गया क्लियर, कहीं कोई इशू आपका नहीं आता है। तो ये दूसरा टुकड़ा था, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रार्थना होती है, भले ही वो प्लीज और काइंडली के साथ होती है या शुरू में विल, वुड, कैन, कुड में से आता है, जिसे सिमेंटिक बेस पे ट्रांसलेट करते हुए पता करना पड़ता है कि इसमें प्रार्थना है या नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या काम में लेते हैं, आपका सम काम में लेते हैं। फिर इसके नेक्स्ट जो आपकी तीसरी सिचुएशन है, वो सिचुएशन बनेगी आपका ऐसा सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। हमारा ऐसा वाक्य जो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ में कैसा होता है, निगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं, आपका प्रश्नवाचक, और निगेटिव को हम हिंदी में कहें तो बताओ क्या कहा जा सकता, आपका नकारात्मक। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, क्लियर। अब ये जो प्रश्नवाचक नकारात्मक की स्थिति आपकी बनती है, उस प्रश्नवाचक नकारात्मक के हिस्से के अंदर आपको एक चीज वैल्यूएशन में रखनी है, हर हाल में तैयार रखनी है। वो ये कि ये बनेगा कैसे, इसका फॉर्मूला आपको पहले से अपने माइंड में सेट रखना है कि हमारा वाक्य या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर मॉडल से शुरू होगा, और इसके तुरंत बाद में हमें एन अपस्ट्रफी टी मिलेगा। ये ऊपर आपको कोमा जैसा दिखने वाला जो निशान है, इसे हम कहते हैं अपस्ट्रफी। क्या पढ़ते हैं, आपका अपस्ट्रफी। उसके साथ में यहां पर इसमें सब्जेक्ट आएगा, प्लस में आपका मेन वर्ब आएगा,
और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस या शेष वाक्य आपका आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव मार्क या फिर आपका मार्क ऑफ इंटेरोगेशन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरीके से ये यहां पर इसमें यूज होगा। जैसे मैं आप विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूं और आपका ही सेंटेंस यहां बना दूं कि हैवंट आई taught you blank space topics of English grammar। ये ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में आपका ई है वो बड़ा रहेगा, आपका कैपिटल रहेगा। किसी भी सब्जेक्ट का नाम सेंटेंस में आप कहीं पर भी लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा अपर केस या कैपिटल में लिखा जाएगा, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, हिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, सोशियोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, व्हाटएवर दे आर, चाहे जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, उनके शब्द का पहला अक्षर हमेशा ही आपका अपर केस या फिर कैपिटल लेटर्स या फिर बड़े वर्णों में लिखा जाएगा। लेकिन हमारी बात चल रही है इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे, इसको चेक करते हैं अपन। ये बात यहां चरितार्थ होती है क्या? हैव, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, एन अपॉस्ट्रोफी टी मिल गया। आई यहां पर सब्जेक्ट का काम करता है, टॉट यहां मेन वर्ब का काम करता है, फिर यू से लेके ग्रामर तक ही रिमेनिंग पार्ट है, क्वेश्चन मार्क लगी गया। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव जैसा स्ट्रक्चर हम चाहते थे वैसा स्ट्रक्चर हमें मिला है। हम इसमें किसका यूज कर सकते हैं? आपका सम का। एक्चुअल में ये जो पैटर्न होता है, ये वाला पैटर्न, इसे लिंग्विस्टिकली में थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर मुझे टर्म मिल रहा है असर्शन का। इसमें मेरे पास में बिंदुगत भाव किसका है? असर्शन का है। और असर्शन को मैं हिंदी में कहूं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका दबाव के साथ में हां। इसे क्या पढ़ा जाएगा? दबाव के साथ में हां। मतलब ये कि आपके क्वेश्चन पूछने के अंदर इतना इंपोजिशन है, इतना फोर्स है, इतनी स्ट्रेंथ लगाई गई कि सामने वाले जो ऑडियंस हैं या स्पेक्टेटर्स हैं या सामने वाला जो रिस्पॉन्सर है उसका जवाब आपको हां में ही मिलेगा। ये 100% डैम श्योरिटी होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई कटिंग नहीं होती है। तो यहां पर जो असर्शन है जिसे हम दबाव के साथ में हां की स्थिति कह देते हैं, वहां वाले हिस्से में इंटेरोगेटिव नेगेटिव मैनर के अंदर हमें सम का यूज करना होता है। लेकिन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यहां से भी बनता दोस्तों, उसका ध्यान रखना। जैसे मैं इसी में हल्का सा चेंज करके ऐसा लिख दूं, हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मॉडल, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, प्लस में अब सब्जेक्ट पहले आ जाए, उसके बाद में एन अपॉस्ट्रोफी टी। देखो चेंज हो रहा है, यहां एन अपॉस्ट्रोफी टी बाद में जा रहा है, सब्जेक्ट आपका पहले आ रहा, चेंज हो गया ना आपका। आगे सेम का सेम रहेगा, आगे इसका कोई इश्यू वहां पर नहीं बनेगा। तो आपका चेंज केवल किसका है? एन अपॉस्ट्रोफी टी का चेंज वहां पर माना जा रहा है। अगला अब ये चाहता है कि आगे आप मेन वर्ब ले आए, उसके बाद में आपका रिमेनिंग सेंटेंस ले आए और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव का ये भी बनता है जिसमें आप पहले कोई WH वर्ड ले लें और इसी के परिवार में हाउ नामक एक मेंबर होता जिससे अलग अलग वर्ड बनते हैं। हाउ मच है, हाउ मेनी है, हाउ फार है, हाउ लॉन्ग है, हाउ ओल्ड है, हाउ ऑफन है, इस तरीके से उसको शामिल करें। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मॉडल ले लें। फिर आपको यहां पर क्या चाहिए? आपका इसके अंदर सब्जेक्ट, फिर आपका यहां पर नोट चाहिए, उसके बाद में आपका मेन वर्ब चाहिए और फिर यहां पर क्या चाहिए? आपका रिमेनिंग सेंटेंस चाहिए। एक्चुअल में यहां पर एक चीज देखिएगा, ये एन अपॉस्ट्रोफी टी है, ये जनरली हम नॉन प्रिवेलेंट मानते हैं, यहां पर प्रचलन से बाहर मानते हैं। आज की जो प्रचलित अवस्था है उसमें यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? नॉट ही देखने को मिलता है। क्या मिलेगा? आपका नॉट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर आपका एन अपॉस्ट्रोफी टी मिलता है तो कोई इश्यू नहीं बनेगा, कोई परेशानी वहां पर नहीं होगी। अब ये बोलने को तो नीचे वाले दोनों के दोनों कैसे हैं? आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैं, लेकिन इनमें असर्शन का भाव नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि ऐसा स्ट्रक्चर देके और आपको खाली स्थान में डिटर्मिनर भरने को कहा जाए तो आप भूल से भी इसमें सम मत लगा देना,
भूल से भी इसमें सम नहीं लगेगा। अगर आपको यहां पर सम लगाना है तो मेरे भाई यही स्ट्रक्चर आपको काम में लेना है और यहां पर धड़ल्ले के साथ में बिल्कुल बिना किसी संकोच के, निसंकोच आप यहां किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात अपनी चली है यहां पर किसकी, सम की तीनों कंडीशंस की, कि यह पॉजिटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव में रिक्वेस्ट हो सकता है और इंटेरोगेटिव में आपका नेगेटिव भी हो सकता है। फिर उसके बाद वाले सिचुएशन में हम चलेंगे अगले डिटर्मिनर पर। दूसरा जो हमारा डिटर्मिनर है उसे हम पढ़ते हैं आपका एनी, और एनी को हम हिंदी में कहेंगे, इसे पढ़ा जाएगा कोई। यह भी सम की भांति है, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसके आधार पर नहीं छाटा जाएगा। इसके छांटने के जो तरीके हैं उसकी सीधी सीधी कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन हमारी यह रहेगी, जब हमें फुल नेगेटिव वर्ड्स मिलते हैं, जब हमें फुल नेगेटिव वर्ड्स मिलते हैं, अर्थात हिंदी में कह सकता हूं इसे पूर्ण नकारात्मक शब्द, क्या पढ़ा जा सकता है, पूर्ण नकारात्मक शब्द पढ़ा जा सकता है। फिर से बोल रहा हूं, फुल नेगेटिव वर्ड्स, और हिंदी में आप इसे क्या पढ़ेंगे, आपका पूर्ण नकारात्मक शब्द कहेंगे। जिनमें कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं उनकी बात हम करते हैं। इसमें यहां पर हमारा वर्ड नो हो सकता है, या फिर नॉट हो सकता है, या फिर एन अपॉस्ट्रोफी टी हो सकता है, या फिर नील हो सकता है, या फिर नन हो सकता है, या फिर आपका नो वन हो सकता है, या फिर नोबडी हो सकता है, या फिर आपका नथिंग हो सकता है, या नॉन प्रिविलेंट मैनर के अंदर जो पुराना टर्म है NAUGST नॉट, इसे भी इसमें रखा जा सकता है। क्लियर। ये शब्द आते हैं तो ये आपको देखते ही पता चल जाता कि मेरा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। ऐसे शब्द जिन्हें देखते ही पता चले कि यह शब्द नकारात्मक है और वो सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, उसे इंग्लिश में फुल नेगेटिव वर्ड्स या पूर्ण नकारात्मक शब्द का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब ये जो टर्म आपके पास आए सारे के सारे, उसमें एक जगह हल्का सा कंफ्यूजन आपका बनता है, उसे दूर कर लेते हैं। पर पहले एन अपॉस्ट्रोफी टी, कि सर आपने थोड़ी देर पहले एन अपॉस्ट्रोफी टी हमसे यहां भी लगवाया था, ये देखिए लगा रखा है ना। लेकिन आप याद करिए, मैंने अकेला नेगेटिव नहीं बोला था। इस वक्त मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया कि यह इंटेरोगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, और इस बार मैं आपसे क्या कहलवा रहा हूं कि यह केवल क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए। यहां फुल नेगेटिव वर्ड्स आने का मतलब यह हमारे सेंटेंस को क्या बना देगा, आपका नेगेटिव सेंटेंस बना देगा। बताइए क्या बनाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य बनाएगा। लेकिन इसमें हम ये नहीं लिखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इसका यूज नहीं होगा। कहीं आप भूल कर दें, इस भूल से बचने के लिए मैं साइड में से मेंशन कर देता हूं, ताकि आप अपने नोट्स बनाएंगे या फिर आपको इसकी जब PDF मिलेगी तो उसमें आपकी काफी मदद हो जाएगी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अगर ऐसा पैटर्न आता है तो उस पैटर्न के अंदर आप वहां पर एनी का यूज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप यहां इस कंडीशन में एनी का यूज नहीं करेंगे। आपको जिस कंडीशन में एनी का यूज करना है वो केवल क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। क्यों ना इसका एक एग्जांपल ले लिया जाए। आई हैव नॉट blank space chance of sleeping tonight, कि मेरे पास आज रात्रि को सोने के अवसर है ही नहीं, या आज रात्रि को सोने का मेरे पास कोई अवसर नहीं है। यानी कुल मिला के मेरे सेंटेंस के अंदर मुझे एक शब्द मिल रहा है और वो शब्द मेरे पास कौन सा है, नॉट है। नॉट के आते ही हम इसे फुल नेगेटिव मानेंगे और अपना जो सेंटेंस क्रिएट हो रहा है वो सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया, और नेगेटिव बनते इसमें आंसर क्या आ जाएगा, आपका एनी आ जाएगा। अब जो एन अपॉस्ट्रोफी टी का हमने पढ़ा उसका एग्जांपल में मैं लिख देता हूं आपका, शी हैजंट left, blank space, hop,
फॉर मी। अब चेक करिए जरा, यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, हैजंट, हैज प्लस एन अपॉस्ट्रोफी टी या नॉट। लेकिन ये बताइए केवल नेगेटिव है, केवल नकारात्मक है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक आपका बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम सम की बजाय यहां जिसका यूज करेंगे, बताइए वो किसका यूज रहेगा, आपका एनी का यूज रहेगा। किसका यूज रहेगा, आपका एनी का यूज रहेगा। क्लियर? तो ये फुल नेगेटिव वर्ड्स की बात आ रही है आपकी, जो हमारे सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, सम की बजाय अपन एनी का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगली जो अपनी कंडीशन बनेगी एनी के अंदर ही दूसरी, वो बनती है उन शब्दों की जिन शब्दों को हम पढ़ते हैं आपका सेमी निगेटिव वर्ड्स। सेमी निगेटिव वर्ड्स अर्थात अर्ध नकारात्मक शब्द। कैसे? अर्ध नकारात्मक शब्द जो देखने में भले ही हमें नेगेटिव नजर ना आए, लेकिन रियलिटी के अंदर वो कैसे होते हैं, आपके नेगेटिव ही होते हैं। इनमें हम किसको शामिल कर सकते हैं? सेल्डम को। सेल्डम का मीनिंग होता है कभी कभार, या फिर हम शामिल कर सकते हैं हार्डली को। हार्डली का मीनिंग होता है बड़ी मुश्किल से, या फिर हम यहां पर शामिल कर सकते हैं आपका स्केसली को, और स्केसली का मीनिंग होता है कमी के साथ या अभाव के साथ, या फिर हमारे पास में टर्म आ सकता है रेयरली। रेयरली का मतलब दुर्लभ तरीके से, अद्वितीय तरीके से, और या फिर अपने पास में एक टर्म इसमें और आ सकता है, वो इसी से जुड़ा हुआ रहता है, बेरली मतलब बड़ी मुश्किल से। यानी जब पहली बार कोई विद्यार्थी जो कि अंग्रेजी से जुड़ा हुआ नहीं होता है इन शब्दों पर नजर डालता है तो उसे ये नेगेटिव नहीं लगते हैं, लेकिन जब इन्हें ट्रांसलेट किया जाता है, इनका सिमेंटिक बेस निकाला जाता है, इनका अर्थ निकाला जाता है, तो साफ साफ ये झलकता है कि ये कैसे हैं, आपके वहां पर नेगेटिव हैं। अर्थात इनमें से किसी एक के लाने के बाद में मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होते ही आपको क्या लगाना है, एनी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके सामने ये लिखा कि ही हैज barely blank space friend in this area। अब चेक करिएगा, इस सेंटेंस के अंदर मुझे क्या दिया गया, बेरली। ये रहा मेरे पास में बेरली। यहां पर बेरली आते ही सेंटेंस कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, और निगेटिव होते ही मैं इसमें क्या लगा सकता हूं, इजीली आपका एनी लगा सकता हूं, इसमें सम की कोई जगह नहीं। ये अपनी दूसरी कंडीशन है एनी लगाने की। इसके बाद इसकी तीसरी कंडीशन अपन और अप्लाई करते हैं यहां पर, वो देखिएगा जरा। उसमें हमें यह बताया जाता है हमारा सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक होना चाहिए, और यह भी कैसा, विदाउट रिक्वेस्ट, प्रार्थना के अभाव में, प्रार्थना के बगैर आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस मैनर को मैं बताऊं यहां पर, तो इसमें जो टर्म है वो टर्म क्या रहेगा, वो सुनिएगा जरा, क्या टर्म रहेगा। अगला ये बोलना चाह रहा आपका, मैंने किसी से ये पूछा, हैव यू ब्लैंक स्पेस डॉक्टर इन योर विलेज। क्या आपके गांव में कोई चिकित्सक है? तो मैंने सिंपल इंफॉर्मेशन सीख की है, ध्यान देना। सिंपल इंफॉर्मेशन, एक जो साधारण सूचना है, बस वही साधारण सूचना है, उसे आपको सीख करने का या तलाश करने का भाव इसमें दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कहीं पर भी क्या नहीं है, बताओ, देखें, आपका रिक्वेस्ट नहीं है। यानी ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रार्थना का भाव नहीं हो, जिसमें प्रार्थना का भाव
नहीं हो। ये लीजिए, उस वाक्य में जिसमें केवल साधारण सूचना मांगी गई है कि क्या ये है या क्या नहीं है, अर्थात इसका जो आंसर है, इसका जो जवाब है, वो केवल और केवल इन्हीं दो स्थितियों में बनेगा। ये आंसर या तो आप लेकर जाएंगे यस में, और या फिर ये आंसर आप लेकर जाएंगे नौ में, यस में या नौ में लेकर जाएंगे। तो मैंने पूछा क्या आपके गांव में कोई चिकित्सक है, तो या तो कहेंगे हां सर है, और या कहेंगे नहीं सर नहीं है। तो ऐसी सिंपल सूचना के लिए हम किसका यूज करेंगे, एनी का। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी नहीं है आपका, इसलिए वहां पर इसमें कोई डाउट बनता भी नहीं है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस लेक्चर में यह पढ़ा कि हमारे डिटर्मिनस क्या होते हैं, कहां से बने, कौन कौन से डिटर्मिनस हमें सिलेबस में पढ़ने हैं, और इसमें दो सबसे बड़े डिटर्मिनस, ये जो आपने पढ़े ना दो, संख्या में भले ही आपको दो लगे, आप कहेंगे सर 27 पढ़ने, क्या इसके लिए हमें 13 से 14 क्लासेस लगानी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं लगानी पड़ेंगी, बहुत कम क्लासेस होंगी इसकी आपकी। ये दो सबसे बड़े थे जो लगभग बाकी सबके इक्वल, मतलब बाकी सब एक साइड में और ये दो आपका एक साइड में, तो उनमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है, उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली हो जाएगी। एक एक वर्ड या एक एक फ्रेज या एक एक सेंटेंस में खत्म होने वाले हैं आपके, लेकिन यहां ये लेंथी थे, इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों को ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं जल्दी आपके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी टीम की तरफ से नमस्कार।